बच्चों, आप सबका स्वागत है आज की क्लास में। आज हम लोग बोर्ड परीक्षा 2026 सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर करेंगे हल। समझिए अच्छे से बात के लिए और क्लास में अंत तक जुड़े रहिए। देखो, समय जो है 3 घंटे 15 मिनट मिलता है। और बच्चों जो निर्देश होते हैं वो निर्देश ये होते हैं कि जो प्रारंभ के 15 मिनट हैं, जो ये 3 घंटे 15 मिनट हैं, तो प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित होते हैं। जो ये प्रश्न पत्र है ये पढ़ने के लिए निर्धारित होते हैं। ठीक, दूसरे ये निर्देश है, समझ लीजिए। पहले जो 15 मिनट हैं वो आपको पेपर पढ़ने के लिए मिलेंगे। फिर बच्चों यह प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित होगा, खंड आ और खंड बा में। ठीक, तो जो खंड आ है उसमें बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, कितने? 20। जो खंड आ है उसमें बहुविकल्पी प्रश्न 20 होते हैं। और खंड बा में दीर्घ उत्तरीय होते हैं, लघु उत्तरीय होते हैं, अति लघु होते हैं। वो 50 नंबर के होते हैं। कितने नंबर के होते हैं? 50 नंबर के। और जो हमारे ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं जो 20 नंबर के होते हैं, ये OMR शीट में भरे जाते हैं बच्चों। ठीक है। और जो 50 नंबर के होते हैं उसमें दीर्घ के साथ साथ मानचित्र कार्य भी होता है। 10 नंबर का आता है मानचित्र कार्य। ठीक, और प्रत्येक जितने भी नंबर का प्रश्न है वो सामने लिखा होता है प्रश्न कि कौन सा कितने नंबर का है। ठीक, अगर 1 नंबर का सामने आपको लिखा होगा 1 नंबर है, 2 नंबर है, ये गाइडलाइन अच्छे से पढ़ ली, समझ लीजिए। ये सामान्य निर्देश होते हैं। ठीक, और क्लास में अंत तक बने रहिए। अच्छे से सभी क्वेश्चनों को करवाया गया है। एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। मॉडल पेपर है 2026 बोर्ड परीक्षा का। देखो बच्चों, लिखा हुआ है जैसे पहला क्वेश्चन जो बहुविकल्पी में है, लिखा हुआ है निम्नलिखित में से किसने 1860 ईस्वी में इटली की तरफ एक्सपीडियंस ऑफ द 1000 लोगों का अभियान का नेतृत्व किया था? तो जी कौन है इसमें? ऑप्शन है गैरीवाल्डी, काबुर, मैजनी, बिस्मार्क। तो आपको बताना है कौन है। तो बच्चों इसका जो ऑप्शन है पहले क्वेश्चन का वो है ग्यूसेप गैरीवाल्डी, इन्होंने किया था बच्चों। ठीक है, तो इस तरह से टिक कर दीजिए ये। ठीक है, पहले का ये हो गया। फिर लिखा हुआ है, देखो 1932 ईस्वी में पूना पैक्ट किन 2 नेताओं के बीच हुआ था? पूना पैक्ट। तो बच्चों 1932 ईस्वी में पूना पैक्ट जो था वो महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ था। किन के बीच में हुआ था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में। ठीक है, आगे देखिए तीसरा लिखा हुआ है बेल्जियम में केंद्रीय और राज्य सरकारों के अलावा एक तीसरे स्तर की भी सरकार कार्य करती है। इसे किस नाम से जाना जाता है? तो बच्चों ये जो सरकार है, देखो ऑप्शन दे रखा है प्रांतीय सरकार, स्थानीय सरकार, सामुदायिक और क्षेत्रीय सरकार। तो इसका ऑप्शन है बच्चों सामुदायिक सरकार। ये सामुदायिक सरकार होती है, ये कार्य करती है बेल्जियम में। ठीक, लिखा हुआ है संघात्मक। देखिए, संघात्मक शासन प्रणाली में शक्तियों का विभाजन निम्नलिखित में से किन के मध्य होता है? संघात्मक शासन प्रणाली में शक्तियों का विभाजन निम्नलिखित में से किन के मध्य होता है? तो बच्चों केंद्र और राज्य सरकार के मध्य होता है। किन के? केंद्र और राज्य के मध्य। ठीक है, फिर लिखा हुआ बच्चों देखिए 5वां क्वेश्चन लिखा हुआ है महिला आरक्षण अधिनियम 2023 द्वारा लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीटों का आरक्षण दिया गया? तो बच्चों 2023 का ये अधिनियम आया था, तो इसमें महिलाओं के लिए आरक्षण दिया गया था। तो ये आरक्षण है बच्चों 33%। कितना? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। कितने परसेंट था? 33%। ठीक है, फिर आगे देखिए लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन से राजनीतिक दल के प्रमुख हिस्से हैं? तो राजनीतिक दल के कौन प्रमुख हिस्से हैं? तो ऑप्शन देखिए बच्चों, लिखा हुआ है नेता, सक्रिय सदस्य, अनुयायी, इनमें से सभी। तो बच्चों ये सभी हैं, तीनों ऑप्शन ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर 4, इनमें से सभी। आगे देखिए बच्चों, लिखा हुआ है व्यक्ति की गरिमा और नागरिकों में समानता को बढ़ावा देने वाली राजनीतिक व्यवस्था निम्नलिखित में से कौन सी है? व्यक्ति की गरिमा और नागरिकों में समानता को बढ़ावा देने वाली राजनीतिक व्यवस्था निम्नलिखित में से कौन सी है? तो बच्चों जिसमें नागरिकों के लिए समानता मिलती हो, व्यक्ति की गरिमा का ख्याल रखा जाता हो, तो वो हमारी क्या है? लोकतंत्र। बच्चों क्या है? लोकतंत्र ऑप्शन। ठीक है, अब देखिए आगे देखिए लिखा हुआ है बच्चों कि किस संधि के द्वारा
एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली। तो ऑप्शन पूछना है किस संधि के द्वारा यूनान को, किस संधि के द्वारा यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली। तो बच्चों ये देखो, इसमें पेरिस की संधि दे रखी है, वियना की संधि, वर्साई की संधि और कुस्तुनतुनिया की संधि। तो बच्चों ऑप्शन नंबर डी सही है, कुस्तुनतुनिया की संधि जो थी इसके द्वारा स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता मिली थी। ठीक है, अब आगे सुनिए, भारत माता की विख्यात छवि को किसने चित्रित किया। तो भारत माता की विख्यात छवि को बच्चों अवनिंद्रनाथ टैगोर ने किया था। किसने बच्चों? अवनिंद्रनाथ टैगोर ने चित्रित किया था। ठीक, फिर आगे देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10, 1920 में कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग कार्यक्रम को स्वीकृति मिली थी। बच्चों 1920 में 2 अधिवेशन हुए थे, एक हमारा हुआ था नागपुर में और एक हुआ था कोलकाता में। तो ये हमारा कहाँ हुआ बच्चों? नागपुर अधिवेशन। कहाँ हुआ था? नागपुर। कब? 1920 में। ठीक है, अब आगे देखिए बच्चों, लिखा हुआ है कि प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना की शुरुआत कब हुई। प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना की शुरुआत कब हुई। तो बच्चों प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना की शुरुआत 1973 में हुई। बच्चों कब हुई? 1973 में। ठीक है, आगे देखिए, टिहरी बांध किस नदी पर बना है। टिहरी बांध कहाँ बना है? तो बच्चों ऑप्शन है नर्मदा, भागीरथी, कोसी, कृष्णा। तो ये बना हुआ है भागीरथी नदी पर। कहाँ बना हुआ है? भागीरथी नदी पर। निम्नलिखित में से कौन सी फसल मोटे अनाज के अंतर्गत आती है। तो बच्चों इसमें ऑप्शन दे रखा है जौ, गेहूं, बाजरा, चावल। तो आप इसमें जौ लगा दीजिए, वैसे ऑप्शन में बाजरा भी आता है पर जो ठीक है। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अधात्विक है। क्वेश्चन नंबर 14 बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अधात्विक है। अभ्रक, लोहा अयस्क, सोना, बॉक्साइड। तो इसमें से आपसे पूछा है कौन सा अधात्विक है। तो बच्चों लोहा ऑक्साइड। क्या है? लोहे ऑक्साइड। ठीक, आगे देखिए, लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत गैर परंपरागत है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत गैर परंपरागत है। तो देखिए, कोयला, पेट्रोलियम, पवन ऊर्जा, प्राकृतिक ऊर्जा। तो बच्चों गैर परंपरागत वो होते हैं जो कभी भी नष्ट मान लो होते नहीं है, जैसे कि पवन ऊर्जा। कौन सी? पवन ऊर्जा। ठीक, फिर लिखा हुआ है निम्नलिखित में से किसका कार्य अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसका कार्य अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो बच्चों आपका कुम्हार ऑप्शन है, कृषक है, शिक्षक है, मछुआरा है। तो बच्चों द्वितीय के अंदर आता है कुम्हार। क्या आता है? कुम्हार। विश्व में मानव विकास सूचकांक 2016 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश निम्नतम स्तर पर था बच्चों। तो जो 2016 का विश्व विकास सूचकांक था उसमें सबसे नीचे कौन था बच्चों? बांग्लादेश। किन में? बांग्लादेश, श्रीलंका, भारत और नेपाल में सबसे नीचे कौन था? बांग्लादेश। निम्नलिखित में से किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे अधिक है। तो बच्चों सबसे अधिक शिशु मृत्यु दर है वो मध्य प्रदेश में है, और बिहार में भी, पर सबसे ज़्यादा कहाँ है? मध्य प्रदेश में। कहाँ है बच्चों? मध्य प्रदेश में। वैश्वीकरण का प्रभाव निम्नलिखित में से किस पर विपरीत पड़ा। सबसे मतलब उल्टा किस पर पड़ा प्रभाव। तो विपरीत प्रभाव पड़ा बच्चों श्रमिक वर्ग पर। कहाँ पड़ा? श्रमिक वर्ग पर। बच्चों 20वां क्वेश्चन, सूचना पाने का अधिकार आरटीआई कब लागू हुआ। तो लिखा हुआ है ऑप्शन 1991, 2001 और 2005, 1998। तो बच्चों देखिए 2005। कब बच्चों? 2005। ठीक है, ये हमारे 20 के ऑप्शन हो गए हैं। ठीक है, अच्छे से सभी को देख लीजिए आप, फिर हम आगे करेंगे। ठीक बच्चों, इंपॉर्टेंट क्लास है बहुत ही ज़्यादा, यूपी बोर्ड 2026 के बोर्ड एग्जाम के लिए। क्लास में एंड तक जुड़े रहिए, एक ही एक प्रश्न को समझाया गया है अच्छे से। ठीक है, देखिए बच्चों, अब वर्णात्मक प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न दे रखे हैं। एक
अब इनमें 4 दे रखे हैं और जो चारों करना है, प्रत्येक में आपको ऑप्शन मिलेगा करने के लिए, ऑप्शन। ठीक है, अब आगे समझिए अच्छे से। देखो पहला क्वेश्चन है, उदारवाद से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन देखो, ठीक है, क्वेश्चन नंबर यही तो पहला हमारा लिखा हुआ है, उदारवाद से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अब देखिए बच्चों अच्छे से देखो, उदारवाद बच्चों, उदारवाद लैटिन भाषा के शब्द लिबर से बना है। किससे बना है, लैटिन भाषा के बच्चों, लैटिन भाषा के शब्द लिबर से बना है, जिसका अर्थ आजाद नए मध्यम वर्ग के लिए उदारवाद का अर्थ है था व्यक्ति के लिए आजादी और कानून के समक्ष बराबरी। बच्चों क्या था, कानून के समक्ष बराबरी, जो हमारे मध्यम वर्ग के लोग थे उन लोगों के लिए। ठीक, आगे देखिए इसकी प्रमुख विशेषताएं। ठीक बच्चों, चलो देखिए लिखा हुआ है, उदारवाद एक ऐसी सरकार पर जोर देता था जो सहमति से बनी हो। किससे बनी हो, सहमति से। ठीक, और आगे देखिए बच्चों, उदारवाद निरंकुश शासक और पादरी वर्ग के विशेष अधिकारियों की समाप्ति, संविधान तथा संसदीय प्रतिनिधि सरकार का पक्षधर था। मतलब पादरियों का ये विशेष अधिकारियों की समाप्ति, संविधान तथा संसदीय प्रतिनिधि सरकार का पक्षधर था। ठीक है, ये हमारा उदारवाद है। ठीक, आगे देखिए बच्चों, और देखो लिखा हुआ है कि जो तीसरी विशेषता है, 19वीं सदी के उदारवादी निजी संपत्ति के स्वामित्व की अनिवार्यता पर भी जोर देते थे। ठीक है, आगे चौथा लिखा हुआ है, आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद बाजारों की मुक्ति और चीजों तथा पूंजी के आवागमन पर राज्य द्वारा लगाए गए नियंत्रणों को खत्म करने के पक्ष में था। ये एक ऐसे एकीकृत आर्थिक क्षेत्र में निर्माण के पक्ष में यह था जहां वस्तु, लोगों तथा पूंजी का आवागमन बाधा रहित हो। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे देख लीजिए। ठीक, उदारवाद हो गया है बच्चों। ठीक, अब देखिए बच्चों आगे दूसरा प्रश्न समझिए। देखो बच्चों लिखा हुआ है, लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं, लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं, यह शासन की अन्य व्यवस्थाओं से क्यों बेहतर है। ये क्वेश्चन है। तो बच्चों देखिए, लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं। ठीक, क्लास में जुड़े रहिए बच्चों अच्छे से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही सरल भाषा में लिखवाए गए हैं। ठीक, देखिए लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं, यह शासन की अन्य व्यवस्था से क्यों बेहतर है। प्रश्न नंबर दूसरा है बच्चों, लघु उत्तरीय का। देखिए लिखा हुआ है लोकतंत्र के बारे में, देखो एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है। क्या करती है, लोकतंत्र ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है। ये प्रतिनिधि जनता के हितों को ध्यान में रखकर कानून बनाते हैं तथा जनता की इच्छा तक अपने पद पर रहते हैं, जब तक कि जनता की इच्छा होगी। बच्चों आगे देखिए, लोकतंत्र शासन की अन्य व्यवस्थाओं से बेहतर है क्योंकि, और व्यवस्थाओं से बेहतर है क्यों, मतलब क्यों है, देखिए अच्छे से। देखो बच्चों पॉइंट लिखे हुए हैं, 4 पॉइंट लिखे हैं। यह जनसाधारण समानता की भावना को जन्म देता है। सभी लोग समान होते हैं सरकार में, सब बराबर, किसी पर भी भेदभाव नहीं होता है, जाति, धर्म, जन्म स्थान के आधार पर। आगे देखिए बच्चों दूसरा, इस व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति की गरिमामयी भागीदारी आवश्यक है। प्रत्येक व्यक्ति की बराबर हिस्सेदारी होती है। आगे बच्चों देखिए, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में न्यायालय और निर्णायक स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। दोनों लोग अपना स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। ठीक, फिर देखिए बच्चों, लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत इतना अवसर अवश्य होता है कि व्यक्ति अपनी त्रुटियों को समझकर उसमें सुधार कर सके। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन था, लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं, यह शासन की अन्य व्यवस्थाओं से क्यों बेहतर है। ठीक है, देख लीजिए अच्छे से। ठीक बच्चों, चलो देखिए फिर लिखा हुआ बच्चों तीसरा क्वेश्चन, ऊर्जा के परंपरागत एवं गैर परंपरागत स्रोतों में विभेद कीजिए। ठीक है, ये तीसरा क्वेश्चन, 2 ये बच्चे हो गए तीसरा।
ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बच जाता बच्चों, मॉडल पेपर ही इंपॉर्टेंट है पूरा, देखिए अच्छे से। ऊर्जा के परंपरागत एवं गैर परंपरागत स्रोतों में विभेद कीजिए। तो देखिए अच्छे से, ऊर्जा के परंपरागत एवं गैर परंपरागत स्रोतों में विभेद देखिए बच्चों। कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस, कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस से उत्पन्न की गई ताप, विद्युत और परमाणु शक्ति आदि ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं बच्चों। कैसे हैं? परंपरागत स्रोत हैं। इन स्रोतों का नवीनीकरण नहीं किया जा सकता है। ये स्रोत बच्चों, ये स्रोत सीमित, कैसे? सीमित तथा लगातार प्रयोग से समाप्त होने की बच्चों कगार पर हैं। ठीक है, कगार पर है। ठीक है, समाप्त होने की कगार पर है। जो हमारे ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं, ये बच्चों वो स्रोत हैं जिनको अगर हम लगातार प्रयोग में करेंगे तो वो क्या हो जाएंगे? एक टाइम आने पर समाप्त हो जाते हैं और इनको आप दोबारा नहीं बना सकते हैं, इनका नवीनीकरण ये नहीं किया जा सकता है। ठीक है, हाँ समझिए आगे। फिर देखिए, सूर्य वायु, ज्वार भाटे, जियोथर्मल बायोगैस, खेतों और पशुओं का कूड़ा करकट, मनुष्य का मलमूत्र आदि ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत हैं। गैर परंपरागत स्रोत हैं। ये स्रोत नवीकरणीय योग्य हैं। इनका बार बार प्रयोग किया जा सकता है। और बच्चों ये नष्ट भी नहीं होंगे कभी। अब ऐसे वायु है, वायु नष्ट थोड़ी ना होना है, ना पानी। तो ये चीजें हमारी क्या है? ये हमारे गैर परंपरागत स्रोत हैं। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया हमारा। अब देखिए आगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक, लिखा हुआ बच्चों, वैश्वीकरण का भारत में क्या प्रभाव पड़ा? वैश्वीकरण का भारत में क्या प्रभाव पड़ा है? किन्हीं 4 बिंदुओं पर प्रकाश डालिए। ठीक है बच्चों, ये वाला क्वेश्चन देखिए। तो देखिए बच्चों अच्छे से, बच्चों सभी क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से और बहुत अच्छी लैंग्वेज में लिखा गया है और कम भाषा में लिखा गया है। ये नहीं कि मतलब बड़ा चढ़ा के ज़्यादा लिखा है, बट इंपॉर्टेंट लिखा है और सरल लैंग्वेज में लिखा है। सभी क्वेश्चनों को और देखेंगे अच्छे से तो जल्दी याद हो जाएंगे आप लोगों के लिए। ठीक, देखिए बच्चों, लिखा हुआ है वैश्वीकरण का भारत में क्या प्रभाव पड़ा, किन्हीं 4 बिंदुओं पर प्रकाश डालिए। तो देखिए बच्चों अच्छे से, उत्तर, वैश्वीकरण बच्चों है ग्लोबलाइजेशन का भारत में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह का गहरा प्रभाव पड़ा है। मतलब सकारात्मक भी पड़ा है बच्चों, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रभाव पड़े हैं। भारत पर वैश्विक के 4 प्रभाव पड़े हैं। वैश्वीकरण के कितने पड़े हैं बच्चों? 4 प्रभाव। भारत पर वैश्वीकरण के मुख्य 4 प्रभाव बच्चों। ठीक, देखिए, देखो बच्चों, पहला, आर्थिक विकास और रोजगार के अवसर। आर्थिक विकास और रोजगार के अवसर। वैश्वीकरण के कारण भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई में भारी वृद्धि हुई, जिससे अर्थव्यवस्था की विकास दर में तेजी आई। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आगमन और सेवा क्षेत्र, विशेष रूप से सूचना प्रौद्योगिकी, आईटी और आउटसोर्सिंग के तीव्र विकास से लाखों नए रोजगार के अवसर सृजित हुए। इससे भारतीय नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार हुआ बच्चों। जीवन स्तर में सुधार हुआ, रोजगार में वृद्धि हुई। फिर देखिए बच्चों, दूसरा, उद्योगों को कच्चे माल की आपूर्ति करने वाली स्थानीय कंपनियों का विस्तार भी हुआ। ठीक है, स्थानीय कंपनी को क्या हुआ? विस्तार हुआ। तीसरा देखिए बच्चों, देखो, वैश्वीकरण और प्रतिस्पर्धा के दबाव ने श्रमिकों के जीवन को व्यापक रूप से प्रभावित किया है। ठीक है, बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण श्रमिकों का रोजगार लंबे समय के लिए सुनिश्चित नहीं है। जहां पहले कारखाने श्रमिकों को स्थायी आधार पर रोजगार देते थे बच्चों, पर अब नहीं स्थायी दिया जाता है। देखिए, वहीं वे अब अस्थायी रोजगार देते हैं ताकि श्रमिकों को वर्षों भर वेतन ना देना पड़े। चौथा देखिए बच्चों, श्रमिकों से बहुत लंबे समय तक कार्य लिया जाता है। बहुत लंबे समय तक कार्य लिया जाता है। मजदूरी काफी
कम हुई बच्चों। श्रमिकों को अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए अतिरिक्त समय में भी काम करना पड़ा। ठीक है, अब जब मतलब जैसे मजदूरी कम होगी तो अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अलग से भी कार्य करना पड़ा। ठीक है बच्चों, ये हमारे लघु उत्तरीय प्रश्न हो गए हैं। देखिए बच्चों, देखो वर्णनात्मक प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ये बच्चों आपके ऑप्शन दे रखा है 1 2 और ये 3 4 प्रश्न है। कितने हैं? 4 प्रश्न है। आगे बच्चों मानचित्र भरेंगे हम लोग, अच्छे से समझाएंगे मानचित्र पूरा और भरेंगे पूरा मानचित्र के 10 के 10 क्वेश्चनों को भरेंगे मानचित्र में। देखिए अच्छे से। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5वां लिखा हुआ है नेपोलियन कौन था? नेपोलियन कौन था? उसके द्वारा किए गए सुधारों का वर्णन कीजिए। उसके द्वारा किए गए सुधारों का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो बच्चों देखिए नेपोलियन कौन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब, देखो अच्छे से। ठीक, तो देखिए बच्चों नेपोलियन कौन था, उसके द्वारा किए गए सुधारों का वर्णन देखो अच्छे से। नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म 1769 ईस्वी में कोर्सिका द्वीप पर हुआ था। कहाँ हुआ था बच्चों? कोर्सिका द्वीप पर। ठीक, आगे देखिए, वह फ्रांसीसी क्रांति 1789 से 1799 के दौरान फ्रांसीसी सेना में एक अधिकारी के रूप में तेजी से आगे बढ़े। अधिकारी के रूप में बच्चों तेजी से आगे बढ़े। उन्हें फ्रांसीसी क्रांति का शिशु भी कहा जाता है। फ्रांसीसी क्रांति का शिशु बच्चों क्वेश्चन आ सकता है कि फ्रांसीसी क्रांति का शिशु किसे कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? नेपोलियन बोनापार्ट। 1799 ईस्वी में उन्होंने फ्रांस की सत्ता अपने हाथ में ले ली। फ्रांस की सत्ता अपने हाथ में ले ली और 1804 ईस्वी में स्वयं को सम्राट घोषित कर दिया। और उन्होंने पूरे यूरोप में बड़े पैमाने पर विजय अभियान चलाए और कई देशों को अपने नियंत्रण में ले लिया, जिससे राष्ट्रवाद और आधुनिक विचारों के प्रसार में मदद मिली। 1815 ईस्वी में वाटरलू के युद्ध में उनकी अंतिम हार हुई। देखो यहाँ उनकी हार हो गई थी 1815 ईस्वी में बच्चों, वाटरलू के युद्ध में। ये तो नेपोलियन के बारे में हो गया बच्चों। ठीक, आगे देखिए आप, देखो नेपोलियन द्वारा किए गए प्रमुख सुधार। तो देखिए नेपोलियन द्वारा फ्रांस और अपने अधीन यूरोपीय क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण सुधार किए, जिन्हें नेपोलियन संहिता या सिविल कोड 1804 के नाम से जाना जाता है। ये सुधार आधुनिक फ्रांस की नींव बने बच्चों। ये जो सुधार उन्होंने किए ये आधुनिक फ्रांस की क्या बने बच्चों? नींव बने। ठीक, आगे देखिए बच्चों इनके सुधार जो हैं, देखो बच्चों, जो पहला सुधार था कानूनी सुधार, नेपोलियन संहिता। देखिए बच्चों क्या था नेपोलियन संहिता। देखो समानता, उन्होंने सबसे पहले कहा था कि कानून के समक्ष सभी नागरिकों को बराबरी का दर्जा दिया गया। जन्म पर विशेष अधिकारी को समाप्त कर दिया गया। जैसे जन्म के आधार पर लोगों को विशेष अधिकार प्राप्त थे, उनको समाप्त कर दिया। उन्होंने कहा सभी नागरिकों को क्या होगा? समानता का अधिकार प्राप्त होगा। बच्चों दूसरा संपत्ति का अधिकार, संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया गया। और बच्चों देखिए सामंतवाद की समाप्ति, भू दासत्व, किसानों का भूमि जागीरदारी शुल्क को समाप्त कर किसानों को मुक्ति दिलाई। पहले बच्चों ये सामंतवाद की मतलब नीति चलती थी। उन्होंने जो नेपोलियन बोनापार्ट थे उन्होंने सामंतवाद की समाप्ति कर दी और किसानों को मुक्ति दिलाई। फिर देखिए बच्चों आगे प्रशासनिक सुधार। बच्चों क्या? प्रशासनिक सुधार में उन्होंने प्रशासनिक विभाजन किया। देश को छोटे प्रशासनिक विभागों में बांटा गया। ठीक है, और कुशल प्रशासनिक अधिकारियों को नियुक्त किया गया। बच्चों अधिकारी नियुक्त किए गए, छोटे छोटे प्रशासनिक विभागों में बांट दिया गया। तीसरा देखिए बच्चों, दूसरा सिविल सेवा, योग्यता के आधार पर अधिकारियों के चयन के लिए सिविल सर्विस। क्या बच्चों? देखिए
सिविल सर्विस की स्थापना की गई जिससे भ्रष्टाचार कम हुआ। ठीक है बच्चों, सिविल सर्विसों की क्या की गई। ठीक, अब देखिए बच्चों आगे बच्चों आर्थिक सुधार, आर्थिक सुधार लिखा हुआ बैंक ऑफ फ्रांस, फ्रांस में एक बैंक की स्थापना की गई, बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना की गई जिससे जनता को व्यापारिक और आर्थिक सुविधाएं मिली, जनता को व्यापारिक और आर्थिक सुविधाएं मिली। करों का सरलीकरण, जो कर थे करों का सरलीकरण किया गया, घूसखोरी और सट्टेबाजी पर रोक लगाई तथा अप्रत्यक्ष करों को लागू कर वित्तीय व्यवस्था को सुधारा। बच्चों ठीक है, वित्तीय व्यवस्था को सुधारा गया। माप तौल की समानता प्रणाली, बच्चों माप तौल की जो प्रणाली थी अच्छे समझिए, पूरे देश में नाप तौल एक समान प्रणाली लागू की गई, पूरे देश में एक समान प्रणाली जिससे भारत में व्यापार बच्चों जिससे व्यापार में आसानी हुई। क्या हुई बच्चों, व्यापार में आसानी हुई। ठीक है, चौथा देखिए बच्चों, शिक्षा व आवागमन में सुधार किया, शिक्षा व आवागमन में सुधार। शिक्षा का नियंत्रण, शिक्षा को राज्य के नियंत्रण में लाया गया और अनुशासन का कर्तव्य बोध, अनुशासन का कर्तव्य बोध की भावना विकसित करने पर जोर दिया गया बच्चों, ये शिक्षा था। आगे देखिए बच्चों सड़क और नियंत्रण, सड़क और नियंत्रण, व्यापार और सेना के आवागमन में सुधार किए गए, सड़कों और नहरों का निर्माण करवाया गया बच्चों। ये आपका दीर्घ का क्वेश्चन है। ठीक, आगे देखिए बच्चों, सही है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों अच्छे से। अब देखिए बच्चों अगला, इसमें बच्चों ये वाला क्वेश्चन करवाया गया है, देखिए ये वाला करवाया है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमने वही क्वेश्चन उठाया जो हमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगे इनमें से। ठीक है, आगे देखिए अच्छे से लिखा हुआ है कि भारतीय राजनीति में जाति भूमिका की विवेचना कीजिए। आपको अथवा में ऑप्शन दे रखे होंगे, आपको दोनों में से एक करने होंगे। ठीक, तो इसमें लिखा हुआ है भारतीय संविधान, भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका की विवेचना कीजिए। तो देखिए बच्चों, देखो भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका काफी जटिल और महत्वपूर्ण है, काफी जटिल और महत्वपूर्ण है। यह न केवल सामाजिक संगठन का आधार है, यह न केवल सामाजिक संगठन का आधार है बल्कि राजनीतिक लामबंदी और निर्णय लेने की प्रक्रिया को भी गहराई से प्रभावित करती है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए लिखा हुआ है भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका का विश्लेषण, भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका का विश्लेषण। जाति एक ऐसा संस्थागत समूह है जो भारत जैसे पारंपरिक समाज की राजनीति को मुख्य रूप से प्रभावित करता है। राजनीति जातियों का उपयोग अपने लाभ के लिए करती है, वहीं दूसरी ओर यह जातियों का देश की व्यवस्था में भाग लेने का अवसर भी कर देती है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए निर्वाचन, चुनाव में जाति की भूमिका। तो देखिए बच्चों चुनाव में जाति की भूमिका क्या है। देखिए मतदान व्यवहार, कई बार मतदाता अपनी जाति के उम्मीदवार को या उस दल को वोट देते हैं जो उनकी जाति के हितों का प्रतिनिधित्व करने का दावा करता है। तो बच्चों ये राजनीति में भी होता है, अपनी जाति के नेता जो उसकी जाति के मतलब लोगों का बारे में बात करता है, लोग उन्हीं को वोट देते हैं। तो निर्वाचन में, चुनाव में भी जाति अपना भूमिका निभाती है। आगे देखिए बच्चों लिखा हुआ है जाति आधारित अपील, चुनाव प्रचार में दल सीधे या परोक्ष रूप से जातिगत भावनाओं और हितों के आधार पर लोगों से वोट की अपील करते हैं बच्चों, कहते हैं कि हम आपकी जाति के नेता हैं बच्चों, तो इस तरीके से। ठीक है, आगे देखिए बच्चों, देखो बच्चों नीति निर्माण और शासन। ठीक है, देखिए मंत्रिमंडल का गठन, सरकार बनाने के बाद मंत्रिमंडल कैबिनेट के गठन में भी जातिगत संतुलन बनाए रखने का प्रयास किया जाता है, खासकर राज्यों में जहां मुख्यमंत्री के रूप में किसी प्रमुख जाति के नेता का सफल होना अक्सर महत्वपूर्ण होता है, सफल होना अक्सर महत्वपूर्ण होता है बच्चों। देखिए हित समूह, जातीय संगठन अपने हितों के अनुसार, जातीय संगठन अपने हितों के अनुसार सरकारी निर्णय लेने की प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं बच्चों। ये गलत लिख गया है, कोशिश करते हैं।
कोशिश करते हैं। ठीक है बच्चों, कोशिश करते हैं। अब इसके देखो प्रभाव क्या है बच्चों, जाति के जो है इसके प्रभाव देखो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलू हैं बच्चों। देखो पहलू और विवरण दे रखा है। पहले सकारात्मक देखिए बच्चों, जाति है जो जाति ने भारतीय जनता को लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जोड़ने का माध्यम प्रदान किया है बच्चों। इसने कमजोर और वंचित जातियों को राजनीतिक भागीदारी और प्रतिनिधित्व का अवसर दिया है। ठीक है, यह आपका सकारात्मक हो गया। दूसरा देखिए बच्चों, नकारात्मक है, कुछ विद्वान जातिगत राजनीति को राजनीति का कैंसर मानते हैं। राजनीति का कैंसर मानते हैं। यह सामाजिक तनाव और विभाजन को बढ़ाती है बच्चों। ठीक है, हाँ ठीक। आगे देखिए बच्चों, निष्कर्ष क्या निकला हमारा, देखिए लिखा हुआ, जाति भारतीय राजनीति में एक यथार्थ तथ्य के रूप में मौजूद है जिसकी उपेक्षा करना आसान नहीं है बच्चों। राजनीति ने जाति व्यवस्था के पारंपरिक स्वरूप को आधुनिक संदर्भ में ढाला है, हालांकि यह लोकतंत्र में भागीदारी का माध्यम बनी है, पर इसकी आवश्यकता इस बातों की है कि जाति के नकारात्मक स्वरूप के स्थान पर सकारात्मक स्वरूप की स्थापना की जाए बच्चों। नकारात्मक नहीं, सकारात्मक वो की जाए, स्वरूप की स्थापना की जाए बच्चों। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिए बच्चों, देखो ये हमारा छठा क्वेश्चन हो गया है। अब देखिए बच्चों, देखिए बच्चों सातवां प्रश्न लिखा है, भू संसाधन को परिभाषित कीजिए। भारत में भू उपयोग प्रारंभ की समीक्षा कीजिए बच्चों। देखिए बच्चों, क्वेश्चन के लिए बहुत ही सरल भाषा में लिखवाया गया है बच्चों। क्वेश्चनों के लिए सभी क्वेश्चनों को अच्छे से देखिए, क्लास में एंड तक जुड़े रहिए। आइए बच्चों, फिर नक्शा भरा जाएगा। 10 क्वेश्चन नक्शे में आते हैं भरने के लिए, 10 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, अब देखिए अच्छे से बच्चों, देखो बच्चों, ठीक है, भू संसाधन को परिभाषित कीजिए एवं भारत में भू उपयोग प्रारूप की समीक्षा कीजिए। तो देखिए बच्चों अच्छे से क्वेश्चनों के लिए, ठीक, देखो, भू संसाधन को सरल शब्दों में पृथ्वी की सतह पर उपलब्ध भूमि के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिसका उपयोग मानव विभिन्न आर्थिक और संसाधन है, जिसमें मिट्टी, जल, वनस्पति, खनिज और इस पर रहने वाले जीवों का जैविक समुदाय शामिल है बच्चों। ठीक है, जैविक समुदाय शामिल है। आगे देखिए बच्चों, देखो, भू संसाधन का महत्व इस बात में निहित है कि लगभग सभी मानवीय गतिविधियां जैसे कृषि, वानिकी, खनन, आवास निर्माण और परिवहन सीधे इसी पर निर्भर करती है बच्चों। ठीक है, भारत में भू उपयोग प्रारूप की समीक्षा देखिए बच्चों। भारत में भू उपयोग प्रारूप भौतिक कारकों जैसे स्थलाकृत, जलवायु, मिट्टी के प्रकार और मानवीय कारकों जैसे जनसंख्या घनत्व, तकनीक, क्षमता, संस्कृति और परंपरा दोनों से प्रभावित होता है। भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्र लगभग 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, हालांकि केवल लगभग 93% के भू उपयोग आंकड़े ही उपलब्ध हैं बच्चों। कितने? 93%। ठीक है, आगे देखिए बच्चों, देखिए बच्चों, देखो बच्चों, क्योंकि उत्तर पूर्वी राज्यों के कुछ हिस्से असम को छोड़कर और जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान तथा चीन के अवैध कब्जे वाले क्षेत्रों का सर्वेक्षण नहीं किया जाता है बच्चों। ठीक है, जो बच्चों हमारे असम को छोड़कर और जम्मू कश्मीर के जो पाकिस्तान तथा चीन के अवैध कब्जे वाले क्षेत्रों का सर्वेक्षण नहीं किया गया है। शुद्ध बोया गया क्षेत्र बच्चों, शुद्ध बोया गया क्षेत्र यह वह क्षेत्र है जिस पर एक कृषि वर्ष में एक बार या एक से अधिक बार फसलें उगाई जाती हैं, वो शुद्ध बोया गया क्षेत्र है बच्चों। यह भारत में भू उपयोग का सबसे बड़ा हिस्सा। ठीक है,
आगे देखिए बच्चों, दिख नहीं रहा है? अब दिख रहा है? देखो, यह भारत में भू उपयोग का सबसे बड़ा हिस्सा है, लेकिन विभिन्न राज्यों में यह असमान है। उदाहरण के लिए बच्चों, पंजाब और हरियाणा में यह 80% से अधिक है, जबकि अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 10% से भी कम है बच्चों, 10% से कम है। वन देखिए बच्चों, वन फॉरेस्ट, देश में वन क्षेत्र का प्रतिशत वांछित 33% राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार से काफी कम है। वैसे बच्चों होना कितना चाहिए? भूमि का 33% होना चाहिए। कितना प्रतिशत? 33%, परंतु इससे बहुत कम है। वह क्षेत्र में वृद्धि करना पर्यावरण बच्चों संतुलन बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। बच्चों बड़ा क्वेश्चन है, दीर्घ प्रश्न है तो लॉन्ग होता है। लैंग्वेज को समझिए, दूर दूर लिखा है तो इसलिए आपको लग रहा है बड़ा, बड़ा नहीं है ज़्यादा। देखिए, गैर कृषि उपयोगों के लिए, और मान लीजिए 6 नंबर अगर आपको लेने हैं तो कुछ तो लिखना पड़ेगा। देखो 6 नंबर के प्रश्न है तो लिखना तो पड़ेगा ही। आगे देखिए बच्चों, समय के साथ इस क्षेत्र में वृद्धि हुई क्योंकि औद्योगिकरण और शहरीकरण बढ़ रहा है, जिससे कृषि योग्य भूमि कम हो रही है बच्चों, कृषि योग्य भूमि कम हो रही है। बंजर तथा कृषि उपयोग भूमि, बंजर तथा कृषि अयोग्य भूमि। ठीक है बच्चों, इसमें पहाड़ी चट्टानें, रेगिस्तान और ऊबड़ खाबड़ भूमि शामिल है, जिसका उपयोग खेती के लिए नहीं किया जा सकता है बच्चों। आगे देखिए, विविध वृक्षों, फसलों तथा उपवनों के अधीन क्षेत्र, यह वह भूमि है जो शुद्ध बोए गए क्षेत्रों में शामिल नहीं है, जैसे कि फलों के बाग और उपवन। ठीक है बच्चों, ये शुद्ध बोए गए क्षेत्रों में शामिल नहीं है। बच्चों परती भूमि, परती भूमि को 2 भागों में विभाजित किया गया है। पुरातन परती, तो वह भूमि जो 1 से 5 कृषि वर्ष तक बिना खेती के छोड़ दी गई हो, इसको पुरातन भूमि बच्चों कहते हैं। क्या कहते हैं? पुरातन भूमि। बिना खेती किए छोड़ दी जाए उसको बच्चों पुरातन भूमि कहते हैं। अब आगे देखिए, वर्तमान परती। अब बच्चों वर्तमान परती कौन सी है? वह भूमि जो 1 या उससे कम कृषि वर्ष से बिना खेती के छोड़ दी गई हो, ताकि मिट्टी अपनी उर्वरता वापस पा सके बच्चों, इसको वर्तमान परती कहते हैं। भू उपयोग प्रारूप में मुख्य प्रवृत्तियां, चारागाह में कमी, चारागाह भूमि में कमी आई है, जो पशुपालन के लिए एक चुनौती है बच्चों, पशुपालन के लिए एक चुनौती है। शुद्ध बोए गए क्षेत्र का स्थिर होना, शुद्ध बोए गए क्षेत्र का स्थिर होना, भारत में शुद्ध बोए गए क्षेत्र का प्रतिशत पिछले कुछ दशकों से लगभग 45% के आसपास स्थिर है बच्चों। आगे देखिए, वन क्षेत्रों का विस्तार सापेक्षिक रूप से सरकारी प्रयासों लक्ष्य से पीछे हैं, हालांकि इसमें कुछ वृद्धि दर्ज की गई है। भारत में भू संसाधन एक महत्वपूर्ण और संवेदनशील विषय है। भू उपयोग के कुशल प्रबंधन और संरक्षण के लिए राष्ट्रीय भूमि उपयोग नीति की आवश्यकता है, ताकि पर्यावरण संतुलन और सतत विकास सुनिश्चित किया जा सकता है। देखिए बच्चों, भारत में भू निम्नीकरण के कारणों और समाधानों के बारे में जानना चाहेंगे, बस इतना ही है करना है। ठीक है बच्चों, हो गया है आपका। अब बच्चों देखिए प्रश्न नंबर 8, ये लास्ट प्रश्न है। 4 प्रश्न आते हैं बच्चों दीर्घ में। ठीक है, देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था, ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र में कौन सी गतिविधियां शामिल हैं, उस क्षेत्र के बढ़ते महत्व की समीक्षा कीजिए बच्चों। ये ठीक है, अच्छे से समझना। देखो बच्चों, क्लास में एंड तक जुड़े रहिए। अभी हम लोग नक्शे वाले क्वेश्चन करेंगे, मानचित्र को भरेंगे हम लोग। ठीक है, इंपोर्टेंट मॉडल पेपर है बच्चों, यहीं से प्रश्न आते हैं, डायरेक्ट उठा लिए जाते हैं प्रश्नों के लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आराम से देखिए, क्लास में जुड़े रहिए। और फिर हम मैथ, साइंस, बच्चों सभी के मॉडल पेपरों को आपके लिए भेजेंगे, डालेंगे आपके लिए वीडियो, सभी को देख लीजिए। जुड़े रहिए चैनल से आराम से वीडियो के लिए। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए आप। ठीक, सही है बच्चों। देखिए बच्चों, सही 8वां प्रश्न है। देखो,
भारतीय अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र में कौन सी गतिविधियां सम्मिलित हैं, इस क्षेत्र के बढ़ने की समीक्षा कीजिए। बच्चों समझिए प्रश्न के लिए अच्छे से। देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। इसमें वे सभी गतिविधियां शामिल हैं जो वस्तुओं के बाजार सेवाओं का उत्पादन करती हैं। ये सेवाएं प्राथमिक कृषि और द्वितीयक उद्योग क्षेत्रों के विकास में सहायता करती हैं। जो प्राथमिक क्षेत्र कृषि है और द्वितीय क्षेत्र उद्योग है। तृतीय क्षेत्रों में सम्मिलित मुख्य गतिविधियां, तृतीय क्षेत्र में कई प्रकार की गतिविधियां शामिल हैं, जिनमें प्रमुख है परिवहन। देखो पहला बच्चों परिवहन है। देखिए, इसमें रेल सड़क वायु और जल मार्गों द्वारा लोगों और वस्तुओं का आवागमन शामिल है। ठीक है बच्चों, देख लीजिए, इसमें रेल सड़क वायु और जलवायु द्वारा लोगों और वस्तुओं का आवागमन शामिल है। फिर लिखा हुआ है भंडारण बच्चों, स्टोरेज, उत्पादित वस्तुओं को सुरक्षित रखने और मांग के अनुसार उपलब्ध कराने की सुविधाएं भी हैं। मतलब चीज इकट्ठा कर ली जाती है, फिर बाद में उपलब्ध भी करा दी जाती है। ठीक है, अच्छे से देखिए। फिर देखिए बच्चों, संचार, कम्युनिकेशन, इसमें टेलीफोन, इंटरनेट, डाक सेवाएं, मोबाइल नेटवर्क और मीडिया शामिल है। ठीक है बच्चों, मोबाइल नेटवर्क और मीडिया शामिल है। व्यापार बच्चों, ट्रेड, वस्तुओं को खरीदना बेचना जैसे दुकानें, बाजार, मॉल, ये बच्चों व्यापार में आ गया। शिक्षा, शिक्षकों द्वारा प्रदान की जाने वाली शिक्षण सेवाएं। बच्चों देखिए, कहानी की लिखा हुआ, शिक्षकों द्वारा प्रदान की जाने वाली शिक्षण सेवाएं, ये बच्चों शिक्षा में। स्वास्थ्य, तो डॉक्टर नर्सों और अस्पतालों द्वारा प्रदान की जाने वाली चिकित्सा सेवाएं, ये स्वास्थ्य हो गया। अन्य सेवाएं बच्चों देख लीजिए, लिखा हुआ है इसमें प्रशासनिक सेवाएं, कानूनी सेवाएं, पर्यटन, मनोरंजन, सिनेमा, थिएटर आदि शामिल है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, तृतीय क्षेत्र के बढ़ते महत्व की समीक्षा। पिछले कुछ दशकों में एकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में सेवा क्षेत्र का योगदान प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रों की तुलना में तेजी से बढ़ा है और यह भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा क्षेत्र बन गया है। किसका बच्चों? भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा क्षेत्र बन गया है। बच्चों आगे देखिए, इसके बढ़ते महत्व के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। देखिए बच्चों, कारण क्या हैं? बुनियादी सेवाओं की आवश्यकता। किसी भी देश में कई बुनियादी सेवाओं की आवश्यकता होती है, जैसे कि अस्पताल, शिक्षण संस्थान, डाक व तार सेवाएं। ठीक है, फिर देखिए बच्चों, पुलिस स्टेशन, रक्षा, परिवहन, बैंक आदि इन सेवाओं को उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी सरकार की होती है और जनसंख्या बढ़ने के साथ इन सेवाओं की मांग भी बढ़ती है बच्चों। ठीक है, देखो, प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रों का विकास, कृषि और उद्योग। द्वितीय के विकास से परिवहन, भंडारण, व्यापार और बैंकिंग जैसी सेवाओं की अपने उत्पाद बेचने के लिए बेहतर परिवहन की आवश्यकता होती है। आय का बढ़ता स्तर, जैसे जैसे लोगों की आय बढ़ती है वे कुछ अतिरिक्त सेवाओं की मांग करना शुरू कर देते हैं, जैसे कि खाना, पर्यटन, शॉपिंग, खरीदारी, निजी अस्पताल, निजी स्कूल और व्यावसायिक प्रशिक्षण। इसमें इन सेवाओं का विस्तार होता है बच्चों। ठीक है, देखिए बच्चों, निष्कर्ष देख लीजिए। इन सभी कारणों से तृतीय क्षेत्र सेवा भारतीय अर्थव्यवस्था में रोजगार सृजन और सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में योगदान दोनों ही दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र बन गया है। रोजगार की स्थिति के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था का इन तीनों क्षेत्रों की तुलना, ठीक है बच्चों, हो गई है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज्यादा बच्चों, सभी पूरा मॉडल पेपर हल हो गया। ठीक, अब हम लोग मानचित्र भरेंगे बच्चों। सभी प्रश्नों को बहुत ही सरल भाषा में बच्चों और कम लैंग्वेज में लिखवाया गया है। अच्छे से चीजों को समझना और करना, अपनी कॉपी में लिख लेना अच्छे से और याद कर लेना। ठीक है, अब हम लोग मानचित्र को भरेंगे बच्चों। किसको भरेंगे? मानचित्र को। ठीक है, अच्छे से देखना। देखिए बच्चों, नक्शे वाला क्वेश्चन को देखिए नक्शा इस तरीके से आपको मिलेगा बच्चों। ठीक है, इसमें आपको अपना नाम यहाँ पर भरना होगा। ठीक, नाम भर दीजिए अपना,
जिस तारीख को आपका पेपर डेट भर दीजिए। तो 20 तारीख को आपका पेपर है, तो यहाँ पर 20 तारीख इस तरीके से भर दीजिए। स्टैंडर्ड भरना है, सेक्शन भरना है, और यह रोल नंबर अपना लिख देना है बच्चों। ठीक है, अब देखिए नक्शा हम भरेंगे बच्चों। क्वेश्चन नक्शे में कौन कौन से हैं 10 क्वेश्चन, उनको हम देखेंगे और फिर भरेंगे प्रश्नों के लिए। सही है, देखिए बच्चों अच्छे से समझना। देखो बच्चों, ठीक, देखो पहला जो क्वेश्चन है बच्चों लिखा हुआ है, वह स्थान जहां नील की खेती करने वाले किसानों का आंदोलन हुआ था। किसकी खेती करने वाले? नील की खेती करने वाले किसानों का आंदोलन हुआ था। तो बच्चों आप सबको पता है कहाँ हुआ था? चंपारण बिहार। कहाँ हुआ था बच्चों? चंपारण बिहार में हुआ था। तो देखिए बच्चों बिहार में यहाँ पे भर देंगे ऑप्शन में, देखिए ठीक है। देखो बच्चों यहाँ पर आपका ये बिहार है, देखो जी यहाँ पर ये, ठीक है, ये आपका बिहार है। तो यहाँ पर आप भर दीजिए चंपारण, यहाँ पर इस तरीके से देखो, चंपारण बिहार। सही है। और कौन सा प्रश्न है बच्चों आपका? ये 90 का पहला है, तो यहाँ पहला हो गया आपका। सही, ठीक हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन पढ़िए बच्चों। देखो लिखा हुआ है, वह स्थान जहां सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह किया था। बच्चों सत्याग्रह, देखो आधा नंबर आपको मिलता है क्वेश्चन का आंसर देने का। तो बच्चों कहाँ कहाँ किया था? अहमदाबाद में। कहाँ बच्चों किया था? अहमदाबाद। कहाँ? अहमदाबाद गुजरात। तो यहाँ पर लिख दीजिए अहमदाबाद गुजरात। अहमदाबाद गुजरात में बच्चों किया था। कहाँ किया था? अहमदाबाद गुजरात। तो देखिए अच्छे से बच्चों, ये आपका यहाँ पर, ये आपका गुजरात है पूरा, ठीक है। तो यहाँ पर आपके लिए भर देना, यहाँ पर क्या भर देंगे बच्चों? इस तरीके भर दीजिए अहमदाबाद। ठीक है बच्चों, अहमदाबाद में हुआ था आपका। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन। हाँ देखिए बच्चों दूसरे नंबर का हो गया। ठीक है, अब देखिए लिखा हुआ है, वह स्थान जहां दिसंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। बच्चों तो दिसंबर 1920 में दिसंबर का अधिवेशन हुआ था बच्चों, नागपुर अधिवेशन हुआ था। कहाँ हुआ था बच्चों? नागपुर। और नागपुर बच्चों कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। कहाँ बच्चों? महाराष्ट्र में। तो देखिए आप, ये गुजरात है आपका और ये आपका महाराष्ट्र है बच्चों। ये आपका क्या है? सब इस तरीके से, ये सब महाराष्ट्र। तो बच्चों यहां पर नागपुर है आपका। क्या है? नागपुर। तो बच्चों नागपुर में हुआ था आपका 1920 में। तो ये तीसरा हो गया। ठीक है, नागपुर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था बच्चों। फिर देखिए लिखा हुआ है, वह स्थान जहां सर्वप्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था तो बच्चों गुजरात के साबरमती आश्रम से। कहां से बच्चों हुआ था? गुजरात के साबरमती आश्रम से। बच्चों लिख दीजिए इस चीज के लिए, यहां पर ये नागपुर है इसका आंसर। ठीक है, और इसका गुजरात के साबरमती आश्रम। तो ये बच्चों यहां हुआ था। चौथा जो आंसर है तो गुजरात के साबरमती आश्रम। तो बच्चों वो भी यहीं पर कर दीजिए, अहमदाबाद के पास में, यहां पर, यहां साबरमती आश्रम। ठीक है, अब देखिए पांचवा प्रश्न लिखा हुआ है, वह स्थान जहां पर कांग्रेस के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। तो बच्चों कांग्रेस का जो अधिवेशन था वो 1929 लाहौर अधिवेशन था बच्चों। कौन सा था? लाहौर। बच्चों लाहौर अधिवेशन था 1929। यहां पर पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी बच्चों। ठीक है, देख लीजिए। और लाहौर कहां पर स्थित है आपका? ये देखिए यहां पर। ठीक है, ये आपका लाहौर स्थित है यहां पर। तो बच्चों यहां कहीं पर इस तरीके से ऐसे कर दीजिए और लिख दीजिए लाहौर। ठीक है, ये आपका पांचवा है।
तो बच्चों लाहौर में हुआ था आपका अधिवेशन। ये आपके 5 प्रश्न हो गए हैं। अब देखिए दूसरे वाले प्रश्नों को नीचे, ये आपके का के थे, ठीक है, का। बच्चों लिख दीजिए यहाँ पर स्थिति का भी लिख दीजिए। देखो का पहला, फिर खा का दूसरा, फिर गा का तीसरा, और फिर नहीं का के ही हैं सब बच्चों। किसके हैं? का के, तो का ही लिखा जाएगा सब में, का, ठीक है। और यहाँ भी का है। ये आपका चौथा था साबरमती आंदोलन वाला, ठीक। ये भी आपका का है। इससे डिस्टर्ब नहीं होंगे, ये का के हैं सभी उत्तर। अब बच्चों खा के भरेंगे, देखिए अच्छे से। इसके नीचे कुछ रख लें, ये नक्शों को ही रख ले रहे हैं, ठीक है। चलो देखिए अच्छे से बच्चों, लिखा हुआ पहला क्वेश्चन है ताप्ती नदी नाम सहित दिखिए। ताप्ती नदी आपकी वो नाम सहित कहाँ पर है बच्चों, ठीक है। और चिन्ह आपको बता रखा है कैसे चिन्ह करना है। तो देख लीजिए बच्चों, ये जो नदी है ये महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में बहती है। देख लीजिए अच्छे से, ये यहाँ पर आ जाइए आप लोग इस तरीके से। तो यहाँ पर ये चिन्ह लगा दीजिए इस तरीके से, ऐसे करके। चिन्ह कौन सा लगाना है? तो ऐसे कर दीजिए, ऐसे करके, इस तरीके से ऐसे करके। तो ये आपका क्या है? यहाँ पर है, ये आपकी ताप्ती नदी है। क्या है? ताप्ती। ओके, तो ये आपका खा का पहला हो गया, खा का पहला, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है बच्चों, लिखा हुआ है राजस्थान की राजधानी नाम सहित लिखिए। देखो राजस्थान की राजधानी, ये चिन्ह है, देख लीजिए चिन्ह कैसा इन्होंने बना रखा है, इस चिन्ह के साथ में लिखनी है। तो देख लीजिए बच्चों, आप भी जानते हैं जो हमारा राजस्थान है ये आपका यहाँ पर है, देखिए ये इस तरीके से राजस्थान है, ठीक। तो राजस्थान यहाँ पर बच्चों ये हमारा जयपुर है। क्या है? जयपुर। तो देख लीजिए बच्चों, जयपुर। ये बच्चों दूसरा प्रश्न है आपका, खा, ठीक है, दूसरा हो गया है, ठीक। जयपुर, राजस्थान की राजधानी जयपुर। और चिन्ह कैसा बनाता था बच्चों? इस तरीके से बनाना था चिन्ह, ऐसे करके, ठीक। ये चिन्ह हो गया है, ठीक। आगे देखिए, अब लिखा हुआ है कांडला बंदरगाह नाम सहित लिखिए। चिन्ह भी दे रखा है किस तरीके से लिखना है। तो बच्चों कांडला बंदरगाह गुजरात में स्थित है। बच्चों कहाँ स्थित है? गुजरात में। कांडला बंदरगाह कहाँ स्थित है? गुजरात, कच्छ। तो देख लीजिए बच्चों, दूसरे पेन का यूज कर लीजिए। देखो यहाँ पर ये आपका यहाँ कर लीजिए, कच्छ, कांडला बंदरगाह, ठीक है बच्चों। कांडला बंदरगाह यहाँ स्थित है। और ये हमारा कौन सा प्रश्न है? तीसरा बच्चों, खा, ठीक है, सही हो गया। अब देख लीजिए बच्चों, चौथा प्रश्न है कि कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ये चिन्ह आपको दे रखा है बच्चों, चिन्ह ध्यान से पढ़ना, इस तरीके से दे रखा था ये इस वाले में ऐसे करके, ठीक। और ये हमारा जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, इसमें देखिए आप लोग, ठीक, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। तो बच्चों देख लीजिए ये उत्तराखंड में स्थित है। और आपको पता है ये आपका उत्तराखंड यहाँ पर है, देखो ये यहाँ पर इस तरीके से, ये आपका उत्तराखंड है। तो यहाँ पर यहाँ लगा दीजिए उत्तराखंड। कहाँ बच्चों? उत्तराखंड। और आपको चिन्ह इन्होंने दे रखा है, ये काले चिन्ह गोल गोल कर देना है काला। तो देखिए बच्चों इस तरीके से कर दीजिए, ठीक। ये आपका चौथा है, किसका? खा का, ठीक है। अब बच्चों पांचवा, अरावली श्रेणी नाम सहित चिन्ह लिखिए। अरावली श्रेणी, देखिए बच्चों, देखिए बच्चों, अरावली श्रेणी को लिखना है, ये इस तरीके से चिन्ह बना देना है, इस तरीके से। तो बच्चों ध्यान दीजिए, अरावली जो हमारे पर्वत हैं वो दिल्ली, गुजरात और राजस्थान में स्थित है। और चिन्ह इस तरीके दिखाना। तो देखो यही तो है सब, दिल्ली, गुजरात। तो यहाँ पर इस तरीके कर दीजिए, ऐसे करके,
ये हो गया आपका। ठीक है, कौन सा है प्रश्न आपका? ये देखिए, ये आपका 5वां है। कौन सा बच्चों? 5वां प्रश्न है। खाका अरावली श्रेणी है। हाँ, अरावली श्रेणी। ठीक है बच्चों, ये आपका नक्शा हो गया। इस तरीके से नक्शे भरने हैं। आधा नंबर बच्चों होता है आपको उसके आंसर बताने का, और आधा नंबर होता है भरने का। तो इस तरीके से भरना है, अच्छे से ध्यान दे के। ठीक है बच्चों, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चों। सभी विषयों के मॉडल पेपर आपके लिए उपलब्ध कराए जाएंगे, और कोई भी डाउट आता है तो पूछिए आप लोग। ठीक है, ठीक है बच्चों।